नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सीडी गुरुकुल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। जीरो से करंट तक की श्रृंखला में हम चल रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की जानकारी कैसे मिली, कहाँ से मिली। जो आज हम जितने इतिहास पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली, कौन लिख के गया था, ठीक है। तो इस बारे में हम जानकारी आज क्लास में लेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हम बस प्रश्न उत्तर कराते हैं इतिहास से, तो ये बस टॉपिक समझ लेंगे तो फिर अगले क्लास में इसी टॉपिक से प्रश्न करेंगे। जब टॉपिक नहीं समझे रहेंगे तो पता नहीं चलेगा कि प्रश्न कहाँ से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को यहीं से, ठीक। तो भारतीय इतिहास की जानकारी, भारतीय इतिहास की जानकारी कैसे मिली। तो पहला जो है पुरातात्विक शास्त्र स्रोत से मिली, ठीक है। और दूसरा जो है विदेशी यात्री जो भारत में आए, ठीक है। उस समय विदेशी यात्री भारत में आते थे, उनके द्वारा कुछ लिखा गया पुस्तक है, उससे भारत इतिहास की जानकारी मिलती है। और कुछ साहित्य से मिलती है। साहित्य से क्या है, जैसे गैर धार्मिक है, इसको दो भागों में बांटा गया है। फिर धार्मिक है। अब गैर धार्मिक क्या चीज़ है, तो गैर धार्मिक वो है जिसमें धर्म की बातें, जिस पुस्तक में धर्म की बातें नहीं है, जैसे कि अर्थशास्त्र, ठीक। अब धार्मिक में गैर ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण भी है। तब कन्फ्यूजन है कि गैर ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण क्या है। तो जो गैर ब्राह्मण है वो जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं है उसको गैर ब्राह्मण कहेंगे, ठीक है। जिसका संबंध हिंदू धर्म से है उसको ब्राह्मण कहेंगे। तो भाई कौन कौन से हैं, जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ये सब जितने हैं ये गैर ब्राह्मण में आएंगे। तो जब हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म के क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हम कहाँ से कर रहे हैं, धर्म के किस भाग से कर रहे हैं, ठीक। अब पुरातात्विक की बात करेंगे तो यहाँ कुछ सिक्के मिले हैं, उससे इतिहास की जानकारी मिलती है। और अभिलेख, ठीक है। तो हमारी क्लास की शुरुआत अभिलेख से ही होगी और ये पूरा टॉपिक आज हम कर लेंगे, ठीक। और सिक्के की जानकारी हमने आपको दे दिया है एक क्लास में पूरा अच्छे से, हर सिक्के का फोटो दिखाकर। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा उसको अगर नहीं देखे होंगे तो आइए अपने क्लास की शुरुआत करते हुए अभिलेख से शुरू करते हैं, ठीक। अभिलेख होता क्या है ये जानते हैं सबसे पहले। तो जो अभिलेख हमारा है वो पत्थरों पर खोद कर लिखा जाना, एक मिनट पेन चेंज कर, हाँ, जो पत्थरों पर खोद कर लिखा जाता है उसी को अभिलेख कहते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं, पत्थरों पर खोद कर लिखा जाता है, ठीक। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से कैटेगरी हैं, तो जैसे दीवारों पर लिखना भित्ति लेख कहलाता है, और छोटे पत्थरों पे लिखना शिलालेख कहलाता है। स्तंभ पे लिखना, स्तंभ जो एक पत्थर को ऊंचा सा पत्थर रहेगा, अभी हम आगे दिखाएंगे आपको, उसको स्तंभ लेख कहते हैं, ठीक है। ये जानकारी आपको पता चल गया कि अभिलेख कैसे लिखा जाता है। अब इस अभिलेख में से एक अभिलेख का प्रयोग अभी भी होता है, आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आगे चल के हम ये चीज़ आपको बता देंगे, ठीक है। इसमें से एक अभिलेख का प्रयोग अभी भी लोग करते हैं, आम जनता ही करती है, ठीक। बड़े भी लोग करते हैं, आम जनता भी लोग करती है, और बहुत जगह ये प्रचलित हो गया इस समय, ठीक है। अभिलेख का अध्ययन करने वालों को एपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमने आपको सिक्के के अध्ययन के बारे में बताया था, न्यूमेस ऐसे कुछ था, एक मिनट याद नहीं आ रहा है, न्यूमेस्मेटिक्स, हाँ न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है जो सिक्के का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अभिलेख के अध्ययन करने वाले को एपिग्राफी कहा जाता है, ठीक। तब आगे चलते हैं, प्रमुख अभिलेखों की बात करते हैं। प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं, ठीक। देख सकते हैं यहाँ हाथी पे पूरा अभिलेख लिखा गया है, पूरा लेख, ठीक है। तो विश्व में लिखने का प्रारंभ जो है, अभिलेख लिखने का जो प्रारंभ है वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो ईरान से शुरू हुआ था। कौन किया था, ईरान के शासक जो थे डेरियस ने चालू किया था। अगर क्वेश्चन बनेगा कि किसने किया था तो डेरियस ने। कहाँ पे प्रारंभ हुआ था, ईरान के। अगर दोनों बन जाए तो ईरान के शासक जो थे डेरियस ने किया था, ठीक है। यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन क्लियर होते हुए, अब पहला अभिलेख मिला कहाँ से, तो बोगजोई से मिला, जो कि तुर्की या एशिया माइनर में है, ठीक है। ये पहला अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ था, ठीक। अब बात करते हैं उड़ीसा में हाथी गुफा अभिलेख है। इससे हो गया, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक। इसे कलिंग राजा खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। जब कलिंग युद्ध का जो अशोक ने आक्रमण किया था उसकी चर्चा इस अभिलेख में है। हाथी गुफा अभिलेख में क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि कलिंग युद्ध की चर्चा किस अभिलेख में है, तो हाथी गुफा अभिलेख में है, ठीक। तो इसे लिखवाया किस, जैसे खारवेल ने लिखा था। जैसे आप ये मत समझिए कि राजा लिखते थे, जैसे आज कहा जाता है ना ताजमहल किसने बनवाया, तो शाहजहां ने। तो शाहजहां ने खुद बनवाया नहीं है, मजदूरों ने बनवाया है, उनके शासन काल में बना, इसलिए उनका नाम आता है, ठीक। इसी प्रकार
इनके विचार इनके आदेशानुसार किसी ने बनाया होगा, लेकिन इनका नाम इनका आता है। ठीक है, राजा का ही नाम हर जगह आता है, कोई कर्मचारी मंत्री का नाम नहीं आता है। ठीक, तो उस समय राजा नंदराज थे। किस समय? जब युद्ध हुआ था। ठीक, जब कलिंग युद्ध हुआ था उस समय राजा जो थे नंदराज थे। ठीक, अब आगे बात करेंगे ऐहोर अभिलेख जो राजस्थान में है। इसे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त की थी, उसकी चर्चा इन्होंने की है। ठीक, तो दूसरा हम लोग जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पे। ठीक, तो तीसरा जो है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में है। ठीक है, और ये इसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। अब सुदर्शन झील क्या है? उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया, ऐसा जूनागढ़ अभिलेख में लिखा गया है। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख है क्या भाई? तो एक गुजरात में एक सुदर्शन झील मिला इनको, रुद्रदामन को। इन्होंने अनुमान लगाया, मतलब इन्होंने पता चल गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनवाया है। ठीक है, इसी अभिलेख से इसी मतलब झील से पता चलता है कि मौर्य का शासन गुजरात तक था। ठीक है, तो इसका पुनः मरम्मत करवाया और रुद्रदामन ने, और उसके बगल में एक अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया और लिखा, मैं रुद्रदामन सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करता हूं, लेकिन इसका वास्तविक निर्माणकर्ता जो है चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, इसका पुनर्निर्माण अशोक ने भी करवाया था। ठीक, झील का। प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद में है, नाम से प्रयागराज इस समय इलाहाबाद का नाम है, ये इलाहाबाद में है। ठीक, समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा इसमें की है। ठीक है, तो ये स्तंभ लेख आप देखिए, यहाँ पे स्तंभ लेख है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं। भगवत धर्म, ठीक है, भागवत धर्म की जानकारी कहाँ से मिली है? भागवत धर्म की जो जानकारी है वो आपको हमें कहाँ से मिली है? तो वो जो है गरुड़ ध्वज स्तंभ से हमको मिला है। इसको क्या कहते हैं? हेलियोडोटस भी कहते हैं, हेलियोडोटस या गरुड़ ध्वज स्तंभ। ठीक है, यहाँ से भागवत धर्म की जानकारी हमें मिली है। अब आगे बात करते हैं अशोक, सबसे अगर क्वेश्चन बने किस शासक ने सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख लिखवाया है, तो किसने? अशोक ने। सबसे ज्यादा अभिलेख किसने लिखवाया है? अशोक ने। ठीक है, तो आइए हम अशोक के बारे में चर्चा करते हैं कि अशोक ने कहाँ कहाँ से कौन कौन से अभिलेख लिखवाए हैं। ठीक है, तो अशोक के शिलालेख को 3 भागों में बांटा गया है। जो अशोक का शिलालेख है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला जो है शिलालेख है, इसमें इसे अशोक को चतुर्दश शिलालेख की संज्ञा दी गई है। संज्ञा मतलब नाम होता है, पता होगा आपको। संज्ञा दी गई है जिसकी संख्या कितनी है? 14। इस शिलालेख की संख्या 14 है। ठीक है, इसी में 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है और 14वें शिलालेख में अशोक ने लिखवाया है कि मैं ऊपर शिलालेख लिखवा रहा हूँ और बहुत सारे अभिलेख हमने लिखवाए हैं, अगर इसमें कुछ छूट जाता है तो इसमें मेरा दोष नहीं है, इसमें काम करने वाले की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो 14 में इस चीज़ का बात कहा है और 13 में कलिंग युद्ध की चर्चा की है। और स्तंभ लेख की बात करें तो ये इसकी संख्या जो है 7 है। ठीक है, इसी में एक स्तंभ है जिसको रानी अभिलेख कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, अशोक की पत्नी कार्वकी द्वारा दान देने की चर्चा की गई है। ठीक, तो जब अशोक का मौर्य काल का प्रश्न करवाएंगे तो इसमें एक अशोक का ही पूरा चैप्टर होगा प्रश्नों का, उसमें सारे अभिलेख के प्रश्न ले लेंगे जो जो इम्पोर्टेंट बनते हैं। कलिंग युद्ध का बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, और से बहुत सारी हैं, जैसे 9 शिलालेख में जैसे कि त्यौहार, छोटे मोटे त्यौहार पे 9वां शिलालेख में जैसे इन्होंने कहा है कि छोटे मोटे त्यौहार पे प्रतिबंध लगाना, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो हम जब अशोक की बात क्वेश्चन आंसर करेंगे तब हम अशोक की चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं गुहा लेख। गुहा लेख की संख्या कितनी है? 3। ये 3 है। ठीक है, गुहा लेख होता क्या है? ये जो है गुफाओं में लिखा जाता है, इसलिए इसे गुहा लेख कहा गया है। इसकी संख्या 3 है। इसमें जो है क्या कहते हैं, दान देने की बात की गई है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अशोक का अभिलेख लिखे गए हैं वो पत्थर जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनार से लाया गया है। ठीक है, जितने अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं वो उत्तर प्रदेश के चुनार से लाया गया है। ठीक, ये जानकारी हो गई आपको। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जो हमने आपको पूछा था एक प्रश्न, शायद आपने इस पे मनन किया होगा। तो आइए बात करते हैं
किस अभिलेख की चर्चा कौन सा अभिलेख अभी भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो शिलालेख, जो ये शिलालेख छोटे पत्थर पे है, इसका उपयोग अभी भी लोग करते हैं। कैसे? जैसे हम घर बनवाते हैं, घर के सामने एक छोटा सा नेम प्लेट लगाते हैं, तो कंप्यूटराइज भी आ गया है लेकिन बहुत से घर में भी लगाया जाता है। उसमें छोटे पत्थरों पर गोद के लिखा होता है नाम, किस वर्ष बन रहा है, उनके पिता का नाम, फिर उनका नाम, फिर पता लिखा होता है, फिर तमाम चीज़ें जो अपना लोग लिखवाना चाहते हैं, जैसे कि निर्मल निवास या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें लोग लिखवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको सरकारी तौर पे भी इसका बहुत ज़्यादा, जैसे अब कहीं भी उद्घाटन होता है तो लोग जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसका जो शिलालेख लिखवा कर ही लोग उसकी वहीं से उद्घाटन लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अभिलेख के बारे में चर्चा हो गई। अब बात करेंगे हम विदेशी यात्रियों की, ठीक। अभी हम आपको बताए थे पहले पेज पे कि पुरातात्विक स्रोत में सिक्के और अभिलेख की चर्चा है, ठीक है। सिक्के का हमने पहले ही क्लास एक ले लिया, अभिलेख पूरी जानकारी हम आपको बता दिए। अब दूसरे नंबर पे है विदेशी यात्रियों द्वारा भारत को क्या कहा गया, भारत का वर्णन क्या क्या किया गया है, ये अब जानेंगे हम, ठीक है। आइए विदेशी यात्रियों पे चलते हैं, ठीक। तो विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे हेरोडोटस, जिसको इतिहास का जनक भी, इनको इतिहास का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी जो पुस्तक है हिस्टोरिका, इससे भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है, ठीक। मेगास्थनीज, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पेरियस ऑफ द आर्दियम, ठीक है, आर्दियम सी, पेरियस ऑफ द आर्दियम सी। इनके लेखक का नाम नहीं पता है, यह अज्ञात है। इन्होंने बहुत अच्छी, ये किताब बहुत ही अच्छी है, लेकिन क्या कहते हैं, लेखक अपना नाम नहीं लिखा है, इसको अज्ञात कहा गया है। जैसे कि अभी आप मार्केट में घूम रहे हैं, कोई आया आपको मार के चला गया, ना आप उसको पहचान रहे हैं ना जान रहे हैं, पुलिस कंप्लेन लिखवाने जाएंगे तो क्या कहेंगे कि एक आदमी आया हमको मार्केट में मार के चला गया, तो पुलिस क्या कहेगी, उसका नाम क्या है नहीं पता, कहाँ रहता है नहीं पता, कुछ भी बारे में नहीं पता है। तो आप इस तरीके से बोलेंगे कि एक अज्ञात पर्सन आया हमको मार के चला गया, ठीक है। जिसका कोई आपको ज्ञात ना हो उसको अज्ञात कहते हैं, ठीक है। फिर टालिम की बात करेंगे। टालिम जो है वो जियोग्राफिका पुस्तक लिखी है, नाम से पता चल रहा होगा कि किस प्रकार की पुस्तक होगी, ठीक। टालिम जो है जियोग्राफिका पुस्तक लिखी है। फिलिपिन ने नेचुरल हिस्टोरिका नामों की पुस्तक लिखी है। उसके बाद अलबरूनी की बात करते हैं। अलबरूनी जो है किताबुल ए हिंद या तहकीक ए हिंद किताब लिखा है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे, एक मिनट, हाँ सही है, मार्क पोलो जो है चीनी यात्री, क्या नाम है, चीनी यात्री नाम की पुस्तक लिखी है जिसमें भारत का वर्णन किया गया है। और फाहियान जो है फोक्यूकी लिखे हैं, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे। और हैंगसांग जो है सियूकी हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ये दो जो है बहुत सारे प्रश्न एग्जामों में ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है, कि फाहियान की पुस्तक का क्या नाम है, फाहियान किसके शासनकाल में आए थे, हैंगसांग किसके शासनकाल में आए थे। ये थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन, अगर पुस्तक ना बनते तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो तारानाथ की बात करें तो ये कंगयूर या तंगयूर नामक पुस्तक लिखे हैं, ठीक। पर तबीयत खराब नहीं है इसलिए आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब होगा, मैनेज करेंगे आप लोग। उसके बाद एक क्वेश्चन पीसीएस में बना था, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बना था, जो ये कि ये फाहियान है, हैंगसांग है, इनका क्रम सजाने के लिए आ गया था, ठीक है। तो बहुत लोग को फाहियान हैंगसांग लगातार पता है तो इसको फर्स्ट सेकंड पे लोग रख लेते हैं, लेकिन इनके बीच में भी दो यात्री, एक यात्री आए थे, ठीक है, सॉरी, इनके बीच में एक, इसके बाद एक यात्री आए थे, ठीक। तो 399 ईस्वी में फाहियान आए थे। फाहियान के बारे में हम आपको बता दिया कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद संयुगन आए थे, ठीक। संयुगन जो है वो 518 ईस्वी में आए थे। ये चीनी यात्री थे और इन्होंने 3 वर्ष की यात्रा यहाँ पे की और जाते समय ये बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित करके ले गए थे। प्रतियां मतलब फोटो कॉपी, उस समय फोटो कॉपी नहीं होती थी, हाथों द्वारा ही लिखा जाता था, ठीक है। तो उन्होंने लेके गया था। उसके बाद हैंगसांग के बारे में हमने आपको बताया ही है कि ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, इनकी पुस्तक सीओ की है। और उसके बाद हम बात करेंगे इत्सिंग की, जो कि 673 ईस्वी में आए थे, ठीक। ये भी चीनी यात्री थे और यह 400
त्रिपिटक, जब हम बौद्ध धर्म जैन धर्म बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अरे जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब पता चलेगा कि त्रिपिटक क्या होता है। तो 400 फोटोकॉपी लेकर गए थे, ठीक है, 400 हाथों द्वारा लिखवा कर जो भी, ठीक है, 400, ठीक है, 400 बहुत होता है। उस समय फोटोकॉपी मशीन नहीं थी कि एक बार डाले 400 फोटोकॉपी निकल गया, ठीक, बहुत समय लगा होगा लिखने में। तो ये हुआ था, ठीक है। हेंगसांग के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जान जाइए कि हेंगसांग जो थे वो भारत में किस पर्पज से पहले आए थे, ठीक है। तो हेंगसांग जो है वो पढ़ने आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है। हेंगसांग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे। पढ़ने के बाद इन्होंने क्या कर पढ़ाने का भी कार्य किया था, ठीक है। तो ये अध्ययन अध्यापन दोनों कार्य किए थे इन्होंने, ठीक। तो अब हम बात करेंगे रहला पुस्तक किसकी है, तो ये इब्न तूता की है। फिर मताल साहित्य पुस्तक किसकी है, तो ये अब्दुल रज़ाक की पुस्तक है। और आगे चलेंगे, जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि हम क्रम वाइज चल रहे हैं। पुरातात्विक के सिक्के अभिलेख के बारे में चर्चा कर दिया और विदेशी यात्रियों के बारे में सारी चीज़ें हम आपको बता दी। अब बात करेंगे साहित्य के बारे में, ठीक है। तो आइए चलिए साहित्य पे चर्चा करते हैं, ठीक। तो साहित्य स्रोत को दो भागों में बांटा गया। एक गैर धार्मिक, एक मिनट हमको कलर चेंज कर लेने दीजिए, हाँ। एक धार्मिक और गैर धार्मिक। गैर धार्मिक का मतलब कि जो धर्म से रिलेटेड ना करता हो, ठीक है, धर्म से जिसका जुड़ाव ना हो, जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया, ठीक, इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद धार्मिक स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया, एक ब्राह्मण, एक गैर ब्राह्मण। तो गैर ब्राह्मण क्या है, जिसमें जैन धर्म की बात की गई है, बौद्ध धर्म की बात की और किस धर्म जो हिंदू धर्म से जो रिलेटेड नहीं रखता है उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। अब इससे क्या क्या भाई स्रोत मिला है, ठीक है। तो जैसे इसमें जैन धर्म में 12 अंग है, 12 उपांग है, फिर भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है। इससे जैन धर्म के तमाम चीज़ें और भारतीय इतिहास के बारे में कुछ चीज़ों को पता चलता है। अब बौद्ध धर्म से क्या भाई पता चलता है, तो बौद्ध धर्म से जैसे ललित विस्तार है, इसमें महात्मा बुद्ध के पूरा जीवन इस पुस्तक में ललित विस्तार में लिखा गया है। और एक है जैसे कि क्या कहते हैं, एक इनका ग्रंथ है जिसमें जातक है, जिसमें पूरा इनके पूर्व जन्म के 200 कहानियाँ लिखी गई हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको गैर ब्राह्मण समझ में आ गया होगा। अब ब्राह्मण की बात करते हैं। इसमें वेद की चर्चा है, जैसे वेद 4 होते हैं, आपको पता होगा। इस प्रारंभ में 3 वेद बने थे, लास्ट में एक और बना, 4 हो गए, ठीक। उपवेद की चर्चा की गई है, वेदांग है, पुराण है, उपनिषद है, महाकाव्य में जैसे आपका रामायण और महाभारत आ जाते हैं, दो महाकाव्य हैं आपके, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है उसको ब्राह्मण कहते हैं, और जो हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप जान गए होंगे। और जो इसके तमाम, ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हम क्वेश्चन आंसर ही कराते हैं, पढ़ाते नहीं है। तो जो इस जैन धर्म बौद्ध धर्म के जो क्वेश्चन है, जब वो क्वेश्चन जो चैप्टर कराएंगे तब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में सारे उस समय क्लियर करा देंगे। अभी हमने आपको एक सीक्वेंस बताया, जैसे सीक्वेंस पता नहीं रहता है, हम अगर क्वेश्चन उठाते हैं और हमारा ये फिक्स है कि हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। जैसे कि सिक्कों से पूरा क्वेश्चन बता दिया, अभिलेख से हम अभी आपको बता दिया, और विदेशी यात्री से बता दिया। साहित्य से जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब तो क्या कहते हैं, वेद उपवेद, फिर ब्राह्मण से जो बताएंगे वो ब्राह्मण से वेद उपवेद, और गैर ब्राह्मण से आपका जैन बौद्ध धर्म की, जब एक टॉपिक है, एक छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है, तो ये एक पूरा क्लास में सारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ठीक है। तो एक सीक्वेंस सब जान जाएंगे तो हमको क्वेश्चन आंसर करने में काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद, नमस्कार।